नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सैनिक स्पीक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र वैद। हमने अपने तीसरे भाग में बात की थी चाइनीज चेकर्स की और चाइना की जब वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने की जो एक मंशा है उस पर बात हुई। अब इस भाग में यानी कि चौथे भाग में हम बात करेंगे कि एलिफेंट भरतनाट्यम, इस लाइन का कई दफ़ा हमने सुना इस टर्म के क्या मायने हैं ये हम जानेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजीव महाना हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। एलिफेंट्स भरतनाट्यम, इसका मायने क्या है? थैंक यू। 2000 साल पुरानी करीब बढ़िया डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। इस भरतनाट्यम में एक बड़ा पेक्यूलियर कैरेक्टर है। पहला कि मंच पे एक ही कलाकार होता है जो अलग अलग पात्रों का अभिनय करता चाहता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है। और दूसरा, जब ये नाच वो करता है कलाकार या करती है तो अपने अपर बॉडी को बिल्कुल स्टिफ रखती है, स्टील स्पाइन, और पूरी फ्लेक्सिबिलिटी जो है मुद्राओं में, घुटनों में और पांवों में दिखाई देती है। तो ये है एलिफेंट्स भरतनाट्यम। तो चाइना के संदर्भ में इस टर्म का इस्तेमाल क्यों होता है? इस टर्म का इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूँ और बहुत बार करता हूँ क्योंकि पिछले साल जब एलएसी पे चाइना ने मिलिट्री टेंशन क्रिएट की, मैं कॉन्फ्लिक्ट या ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मिलिट्री टेंशन क्रिएट की, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए, इंटरनेशनली, नेशनली। हमारे बहुत स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स ने कहा कि हमें ये करना है और वो करना है, परंतु जो हमने किया और कह के किया वो ये था कि देखिए हमारी समस्या है, हम खुद सुलझा लेंगे। तो इंडिया टुक अ स्टांस, इट वेंट अबाउट इन अ प्लान्ड मैनर, फॉलोइंग अ प्रिंसिपल्ड कॉन्सेप्ट दैट we will not negotiate in terms of territorial integrity, deployed its forces, responded to China, and went solo. But please remember one thing, कि जो कलाकार है वो तो स्टेज पे अकेला हो सकता है और कहानी कहने के दौरान अलग अलग पात्र निभा सकता है, बिल्कुल, पर उस कलाकार को स्टेज पे लाने के बाद परफॉर्म करने में उसके साथ जो टीम होती है, वाद्य यंत्र, कहानी लिखने वाला, वो भी तो जरूरी है। तो ये तो हमने कहा कि हम एलएसी को अपने आप सुलझा लेंगे, पर हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से ये भी क्लियर हो गया कि अब हमने मन बना लिया है कि भाई आप चाइना हो, आप एक सुपर पावर बनना चाहते हो, आपका एक स्टेटस है, कोई बात नहीं। हम हिंदुस्तान हैं, हम मल्टी पोलर वर्ल्ड में विश्वास करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया में हर कोई ताकतवर हो, वासुदेव कुटुंबकम। और इस परसूट में हमारे तो 3 मंत्र हैं, डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो हमारी डिप्लोमेसी जो ऑलरेडी इस पे काम कर रही है बरसों से, उसने अपने एफर्ट्स को और मजबूत कर दिया। तो फोर्स डिप्लॉयमेंट किया आपने, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट शुरू किया आपने, और साथ ही साथ लाइक माइंडेड एक्टर्स को जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पे हैं एंगेज किया। देखिए आगे क्या होता है। सर, इसके साथ साथ अभी एलएसी पर जो गतिविधियां हैं उसको आप कैसे देखते हैं और क्या लाइकली रिस्पॉन्स हो सकता है भारत का इस पे? देखिए, मैंने पहले भी एक टर्म इस्तेमाल किया, अब भी किया और करता रहूँगा। मिलिट्री टेंशन क्रिएट करना ठीक है, चाइना करेगा, क्यों नहीं करेगा। जब वो मिलिट्री टेंशन क्रिएट करेगा तो आपके पास तो फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, आप उसका कुछ जस्टिफाइड हिस्सा उस तरफ डाइवर्ट करोगे। आप डाइवर्ट करोगे तो यकीनन वो कहीं ना कहीं से तो जाएगा ही। ब्रेड वर्सेस गन, तो आपके बाकी मॉडर्नाइजेशन प्लान्स, आपके डेवलपमेंट प्लान्स पर उसका इम्पैक्ट तो होगा, दो राय नहीं है। परंतु एक बात ये भी निश्चित है कि माउंटेन डज नॉट फॉरगिव एनीबॉडी। हाँ,
India has a distinct geographic leverage. India has a geographic leverage not in terms of only mountainous and tough terrain. India also have geographical leverage due to its present in the Indian Ocean region towards south. कई बार आपने पढ़ा होगा, बहुत सब एनालिस्ट बात करते हैं कि अरे तुम्हारे पास तो अंडमान निकोबार आइलैंड हैं भाई, वहां पे अगर आप फोर्सेस तैनात कर दो तो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, रिक्वायर्ड सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, एडवर्सरी की तो आप चौकी कर दो। कई बार आपने ये सुना होगा कि देखिए कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी हो जाए, कैसी भी हो जाए, पहाड़ों की लड़ाई में तो अंत में मशीन एंड मैन दोनों को साथ ही लड़ना पड़ता है, सच्चाई है। तो ये ज्योग्राफिकल एडवांटेज तो इंडिया इसमें लीवरेज कर ही रहा है। परंतु एलएसी सिचुएशन को अगर हम एक इंडिपेंडेंट नैरेटिव की तरह ना देखें, हम इसे ओवरऑल चाइनीज बिहेवियर टुवर्ड्स इंडिया देखें, तो ऐसा लगता है कि चाइना चाहता है कि हम अपने साउथ एशिया के घेरे में ही बंद रहें। पाकिस्तान तो ये चाहता ही है और चाइना के साथ मिलके अब दशकों से कोशिश कर रहा है कि आप अपने इस घेरे को कभी तोड़ ना पाए। और आप ये चाहते हैं कि नहीं, हम भी वर्ल्ड स्टेज पे अब ये दिखा दें कि हम एक रिस्पॉन्सिबल ग्रोइंग नेशन है जिसके डिफाइंड ड्रीम्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये करने के लिए एक बड़ा एडवांटेज हमें दूसरा जो लीवरेज है वो है हमारी सॉफ्ट पावर। देखिए जोसेफ ने जब ये टर्म इंट्रोड्यूस की तो बहुत लोग इसको अलग अलग तरह समझते हैं, पर मैं इसकी एक वर्किंग डेफिनेशन आपको देता हूँ। एक नेशन की सॉफ्ट पावर क्या है, एक नेशन स्टेट की सॉफ्ट पावर क्या है? वो है उसका व्यवहार, उसके तौर तरीके, उसका कंडक्ट दूसरों को उसके सिस्टम्स की तरफ अट्रैक्ट करे जी। तो वो दूसरे देश, दूसरी पॉपुलेशंस बोले यार वो देश ठीक है, हमें भी वैसा बनना है। ये एक वर्किंग डेफिनेशन है सॉफ्ट पावर, बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग। और हमारे पास काफी है, हम एक डेमोक्रेसी है, हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हम न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद अपनी स्टेटेड नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन बता चुके हैं पूरी दुनिया को, कोई छुपाया नहीं हमने, कोई छुप छुप के कुछ नहीं बनाया जी। हम अगर अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज को डिक्लेयर करते हैं तो अखबार में छाप के करते हैं। हाँ बिल्कुल। प्रोटेक्शनिज्म तो करते नहीं हम चाइनीज की तरह अपनी इंडस्ट्रीज का। तो ये सॉफ्ट पावर हमारी है। और ये भी याद रखिए कि बुद्धिज्म ये खुद एक हमारा बहुत बड़ा दुनिया को शांति का संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ से स्प्रेड होता हुआ जापान और साउथ ईस्ट एशिया की कितनी कंट्रीज में गया। तो हमारी कल्चरल टाइज जो हैं विद द वर्ल्ड अराउंड अस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉफ्ट पावर का एक बढ़िया एग्जाम्पल आप देखिए ना, चाइना में आमिर खान के 2 मूवीज 3 इडियट्स और दंगल बहुत हिट हुए। अच्छा। 3 इडियट चाइना में इसलिए हिट हुआ क्योंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी वाला नेशन है, एटलीस्ट था। तो वहां बच्चा एक ही जब होता था तो उस पर इतना जोर पड़ता था, माँ बाप चाहते थे कि ये बिल्कुल ब्रूसली जैसा फाइटर बने, मोजार्ट जैसा सिंगर बने, और टेक्नोलॉजी में तो इसका कोई मुकाबला ही ना हो। तो 3 इडियट्स जब आमिर खान की चाइनीज पॉपुलेशन ने, खासतौर पे यंगर पॉपुलेशन ने देखी तो अपने आप को उसमें आइडेंटिफाई करते थे। दंगल जब गई वहां तो विमेन एम्पावरमेंट में अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। ये सॉफ्ट पावर सिग्नल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चाइना भी जानता है, हम भी जानता है। तो हमारी दोनों लीवरेजेस ये हैं। हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन की लीवरेज है, हमारी सॉफ्ट पावर की लीवरेज है, हमारे खुद का व्यवहार। भाई लोग चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल मंच पे जाके उनके साथ बैठें क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। इन लीवरेजेस को पर आगे बढ़ाने के लिए कुछ शर्तें हैं। तो अगर हम उन शर्तों की बात कर लें तो ही हम कंक्लूसिवली अपनी बातचीत को क्या शर्तें हैं वो, मतलब देखिए 2 विचारधाराएं हैं। देयर आर 2 schools of thought. One school of thought is that internal politic rhetoric is a separate story. A democracy cannot be without politics. ये सच्चाई है। जी बिल्कुल।
ऑब्वियस है। तो अपने देश में आप कुछ भी बातचीत करिए, वो ठीक है, पर आपका जो एक्सटर्नल बिहेवियर है एज अ इंटरनेशनल एक्टर, दूसरे देशों की तरफ जो आपका, हाँ, या दूसरे देश, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, जी सुप्रानेशनल, बिल्कुल, आपका एक्सटर्नल बिहेवियर जो है वो इंडिपेंडेंट है इंटरनल रेटरिक का। इंटरनली आप जो मर्जी जी, एक स्कूल ऑफ थॉट, वही स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें काफी बार ये बातचीत होती है, कई बार हम सुन लेते हैं, मे बी विदाउट मीनिंग इट, वेरी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन सपोर्टर्स से दैट इंडिया हैज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो डेमोक्रेटिक है भाई। हाँ बिल्कुल। तो इंटरनल पॉलिटिकल रेटरिक तो है हमारा, और एक हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर है, बिल्कुल रियलिस्ट है। हमारे पास जो है सबके लिए है, बिल्कुल 70 या उससे करीब ज्यादा देशों को हम वैक्सीन दे चुके हैं। हाँ दे चुके हैं, बिल्कुल। अपने देश में भी चला रहे हैं, पर सबको हम देते हैं जिसकी जरूरत हो। बिल्कुल। हम क्वाड में जब बातचीत हुई पिछली महीने, तो 3 ही चीजों पे बात हुई, वैक्सीन के ऊपर, वातावरण के ऊपर और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर। तो हमने कहा भाई ठीक है, हमारे पास तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, हम पैसा लगाओ, आप 1 बिलियन बनाते हैं वैक्सीन, बना के देंगे, साउथ ईस्ट एशिया को देंगे, सबको देंगे, अफ्रीका को देंगे, क्यों नहीं देंगे। बड़ा रियलिस्ट अप्रोच है हमारा। तो क्या ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक हमारा एक मंत्र है देश का, जो ओपन, जिसमें सब कुछ ओपन है, वो सबके लिए है, क्या ये फ़ायदा देगा हमारी डिप्लोमेटिकली हमें? यहाँ से हम दूसरी विचारधारा पे आते हैं। पहली विचारधारा में हमने ये कहा कि इंटरनल और एक्सटर्नल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। दूसरी विचारधारा ये कहती है कि देशों का व्यवहार जितना कंसिस्टेंट होता है उतना अच्छा लगता है और उतना विश्वसनीय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अमेरिका को देखिए, चलिए, पिछले साल आपको याद होगा वो फेमस मूवमेंट ऑफ ट्रूथ, वेयर अ पर्सन ऑफ अ रेस was on the street crying, I can't breathe. This became an international movement. So contradiction हर एक देश में होती है, कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसके इंटरनल और एक्सटर्नल व्यवहार में कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। एक्सटर्नली तो वो भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी, ओपन, सिंपल, नो प्रोटेक्शनिज्म, वर्ल्ड मार्केट, पर ये भी है आई कांट ब्रीथ। परंतु हाँ, जितनी कम ये कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर में, उतनी आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, लोग आप पे विश्वास करने लगेंगे। चाइना आज जिससे सफर कर रहा है वो यही है कि वो अच्छी बात भी अगर कहे, वैसे तो कहता नहीं, पर दुनिया उस पर विश्वास नहीं करती है। बिल्कुल विश्वास खो बैठा है। हमें, मेरी तो अपनी पर्सनल ये राय है कि ये हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा डाइवर्स डेमोक्रेटिक देश, वाइब्रेंट देश है। हमें ना केवल एक दूसरे को साथ लेके चलना है, हमें ये कोशिश करनी है कि इस किस्म की जो डाइवर्जेंसेस हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो कम से कम हो, ताकि हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर बेनेवोलेंट पावर वाला बिहेवियर और हमारा इंटरनल बिहेवियर रिस्पेक्टिंग, म्यूचुअली एड्रेसिंग, नाइसली अकोमोडेटिंग नेशन रिमेन्स। दिस कंसिस्टेंसी, as we will keep on progressing on, we will achieve our national goals. These are all time consuming processes. Please remember, capacity building, capability building, it takes time. It doesn't happen in a jiffy. But if you have intention, you will achieve your goals. सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम बातें बताई। तो आपने जिस तरह से ब्रिगेडियर राजीव महाना ने बताया कि जो मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, लेवरेजेस भी हैं, लेकिन उसका डिप्लोमेटिकली इंटरनल और एक्सटर्नल रेमिफिकेशन क्या हो सकता है, कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे कितना फ़ायदा भारत को हो सकता है, उसके लिए किस तरह से आने वाली पॉलिसीज तैयार कर सकते हो, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।